हेलो, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर आपके बीच। मैं चर्चा कर रहा था उसके समस्त नागरिकों को न्याय। अब हमें यहाँ से पढ़ना है, देखना है कि न्याय में प्रियम्बल में 3 चीज़ें दी गई हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमें समझेंगे कि दी गई चीज़ें किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं, संदर्भित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, रिप्रेजेंट हो रही हैं। सामाजिक न्याय, कैसे किसी को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, इस बात की चर्चा संविधान में मूल अधिकारों के माध्यम से, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की जाएगी। आर्थिक न्याय कैसे दिया जाएगा, इसकी भी चर्चा की जाएगी, अनुच्छेदों के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से। इतना ही नहीं, ये जो आर्थिक न्याय के स्तर पे सरकारें समय समय पर आएंगी, समाज में जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसे कैसे आर्थिक न्याय देंगी, इसके स्तर पे संविधान में अनुच्छेद भी हैं। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकारों को और लोगों को भी प्रेरित किया गया है कि कैसे किसी को उसे आर्थिक न्याय मिले। राजनीतिक न्याय, इस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे राजनीतिक न्याय आपको दिख रहा होगा, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए पहला लेते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में पहला सामाजिक न्याय। देश की आज़ादी के समय समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था। शोषित वर्ग भी थे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जैसे महिला। तो सामाजिक न्याय लोग कैसे दिलाया जाए, इसके आधार पे आप देख सकते हैं किसे कहेंगे आप सामाजिक न्याय। जैसे समाज में दलित हुए, एससी और एसटी, ये समाज में पिछड़े थे। समाज की बराबरी में कैसे लाया जाए, ये प्रियम्बल में अगर संविधान विदों का जो विचार है यदि दिख रहा है, तो ये आर्टिकल्स के माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से अंदर रहेंगे और उसके लिए सरकारों को कार्य भी करना पड़ेगा। तो एससी एसटी वर्ग समाज में बहुत पिछड़ा है, तो इसको सामाजिक न्याय कैसे मिले, तो इसके लिए हम कार्य करेंगे कि समाज के स्तर पर इसे बराबरी मिले। इसके लिए हम इसे कुछ आर्टिकल के माध्यम से, जैसे आप कह सकते हैं कि एसटी एससी वर्ग को या महिलाओं को या बच्चों को, उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि एसटी एससी क्लास को समाज में बराबरी देने के लिए एसटी एससी एक्ट है कि उनके साथ कुछ गलत ना होने पाए, क्योंकि ये वर्ग शिक्षा के दृष्टिकोण से, जागरूकता की दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे थे। तो इसलिए इन्हें इसके माध्यम से ये दिया गया एससी एसटी एक्ट। इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि यदि किसी एससी और एसटी अगर कहीं कंप्लेन करता है, शिकायत करता है और कोर्ट में जाती है उसकी बात, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि इसके साथ जो हुआ है वो सही है। दूसरे पक्ष को ये सिद्ध करना होगा कि नहीं, मैंने ये नहीं किया है। अर्थात सिद्ध करने का जो काम है अब वो एसटी और एससी क्लास के वर्ग को नहीं है, बल्कि जो दूसरा वर्ग इसके साथ किया है उसके खिलाफ है। मतलब उसे वो प्रूव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि समाज में ये जो पिछड़ा है
ये लीगल तौर पे जागरूक नहीं है, कानूनी स्तर पे जागरूक नहीं है, तो अपने अधिकारों को पाने के लिए या कम से कम शिकायत भी करेगा तो इसकी शिकायत से भी समाज के वो वर्ग डरेंगे, गलत नहीं करेंगे, जो कानूनी रूप से भी जागरूक होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि गलत है तो फिर यहाँ फंसने की, सज़ा मिलने की प्रायिकता बढ़ जाती है। सामाजिक न्याय के ही संदर्भ में अगर महिलाओं की बात लें, महिला, इनके लिए आप देखते होंगे प्रेजेंट में भी है, महिलाओं को सामाजिक न्याय कैसे दिया जाए। यदि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई शिकायत होती है और महिला यदि किसी पुरुष के खिलाफ शिकायत करती है तो पहली बार ये मान के चला जाता है कि महिला ने जो शिकायत दी है वो सही है। जैसे अभी भी 100 नंबर पे आप कॉल करते होंगे तो पुलिस ये मान के चलती है, और जब वो कंप्लेन कोर्ट में जाएगी तो ये मान के चला जाएगा कि महिला ने जो शिकायत की है वो सही की है, जो इसका आरोप है वो सही है। दूसरे पक्ष को सिद्ध करना होगा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो इससे महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि हुई है, इनका सामाजिक स्तर भी बराबर हुआ है। दूसरा, जैसे दहेज प्रथा का कानून हुआ, इसके स्तर पे एक सख्त दंड का प्रावधान, सामाजिक न्याय इसके थ्रू मिल रहा है। दूसरा, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? सामाजिक न्याय के लिए आप देखते होंगे समय समय पर एसटी और एससी क्लास को समाज में बराबरी देने के लिए सरकारें आरक्षण भी देती हैं। देखिए, हमें समझना होगा आर्थिक और सामाजिक न्याय में अंतर, जो हम आगे चल के देखेंगे। नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्थिक न्याय नहीं होता, वो सामाजिक न्याय है। क्योंकि कोई डिप्राइव्ड क्लास, वंचित वर्ग, चाहे वो महिला हुआ, चाहे वो एसटी एससी वर्ग हुआ या किसी भी वर्ग का हुआ, जब उसे उस बेस पे नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, जाति के आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है, जो जातियां पिछड़ी हुई है, या एक वर्ग के आधार पे, जैसा मतलब जैसे महिला वर्ग हुआ उसको आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है वो एक सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ता हुआ कदम होता है। क्योंकि आप जरा सोचिए कि यदि कोई एसटी एससी क्लास का या पिछड़े वर्ग का कोई एक व्यक्ति अगर कोई जॉब पाता है तो यह आर्थिक न्याय नहीं है, क्योंकि इससे ये आर्थिक रूप से सशक्त हुआ, इसका पूरा समाज तो हुआ नहीं। लेकिन सामाजिक न्याय इस संदर्भ में है कि इसके थ्रू ये पूरा समाज अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, वो सोचता है कि हमारे वर्ग का व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है। अब उसके वर्ग का व्यक्ति यदि कहीं पे है तो वह उससे अपनी बात कहने में हिचकता नहीं है, और इस समाज के अन्य लोग भी इस तरफ प्रोत्साहित होते हैं आने के लिए कि हम भी इस तरफ बढ़ें। तो इसे, और समाज के वे वर्ग जो हतोत्साहित होते हैं वो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं इसी एक व्यक्ति को देखकर। तो आरक्षण जो है, आरक्षण का जो सामान्य सा उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय दिखे। जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, वो आर्थिक न्याय की दिशा में कदम नहीं है, क्योंकि जब एक महिला, 2 महिला, 3 महिला जब उनको जॉब मिलती है आरक्षण के थ्रू, तो उससे एक सामाजिक न्याय होता है। वो सामाजिक न्याय है कैसे? जब 2 महिलाएं किसी गांव में, किसी जिले में, किसी अच्छे पद पर आरक्षण के थ्रू पहुंचती हैं, या गांव के स्तर पे कोई कांस्टेबल ही बन गया, उसी को देखकर गांव की और बेटियां भी उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करती हैं, और इससे समाज में उनको बराबरी का अधिकार मिलना, बराबरी का सम्मान मिलना भी शुरू हो जाता है, और वे अपने हकों को भी धीरे धीरे बताने लगती हैं कि अब मैं बराबर हो रही हूँ, तो हमारे भी जो अधिकार हैं उन अधिकार को कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो कहती भी है। तो एक सामाजिक न्याय होता है। तो आप ये मान के चलिए, नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से सरकारें सामाजिक न्याय देती रहती हैं, समय समय पर योजनाएं आती रहती हैं, उसके माध्यम से सामाजिक न्याय। जैसे मैटरनिटी लीव हुआ, पुरुष भी होते हैं और महिला भी होते हैं,
तो समाज में महिलाओं को अपने बच्चों को समय देने का एक उचित टाइम मिले, अर्थात वो अपने बच्चे को समय दे पाएँ, 6 महीना या जो भी एक वीक के हिसाब से रहता है, तो वो भी एक सामाजिक न्याय है। क्योंकि ये पुरुष हैं, इनको मैटरनिटी लीव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महिलाओं को है, तो वहाँ पे उनको दिया जाता है। वो भी समाज में उनकी शारीरिक और बायोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, वो भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम होता है। और भी आप देख लीजिए, सरकार कुछ योजनाएं भी चलाती हैं। जैसे आप देखते होंगे, सामाजिक न्याय की दिशा में एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे कोई वृद्ध हुआ, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये आर्थिक न्याय नहीं है, ये सामाजिक न्याय। समाज में इनका उचित स्थान बना रहे, एक वृद्धावस्था पेंशन जिससे इनका काम चलता रहे, इनका खर्च चलता रहे, समाज में इन्हें उपेक्षित ना होना पड़े। और समय समय पर सरकारें कानून लाती रहती हैं, यदि कोई इनकी उपेक्षा करता है और अगर घर में कोई बच्चे हैं वो अगर अपने गार्जियन की उपेक्षा करते हैं, उसके लिए भी कानून है। तो सामाजिक न्याय की दिशा में बच्चों को सामाजिक न्याय कैसे मिले? समय समय पर सरकारें बच्चों को सामाजिक न्याय देने के लिए उनके साथ कुछ गलत ना हो, उन्हें भी समाज में बराबरी का अधिकार मिले। कुपोषित बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, तो बच्चों को भी इस माध्यम से सामाजिक न्याय देने की कोशिश की जाती है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे देखेंगे चैप्टर पूरा होने के बाद प्रियम्बल का। आर्थिक न्याय देखिए, आर्थिक न्याय किसको कैसे दिया जाएगा? आइए अब देखिए, समाज में कई वर्ग हैं और विशेषता हम 2 वर्ग को एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। 2 वर्ग को अगर लें, जैसे एक संपन्न वर्ग, संपन्न वर्ग आर्थिक न्याय, संपन्न वर्ग, और दूसरा गरीब वर्ग। आप इसी को अमीर और गरीब बोल सकते हैं, बिजनेस क्लास, सामान्य मजदूर, किसी भी रूप में आप ले सकते हैं आर्थिक न्याय, और भी हर स्तर पे आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करना है, आर्थिक न्याय भारत में, आर्थिक न्याय का मतलब कभी आप ये मत समझिएगा कि आर्थिक न्याय देने के लिए अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी। ऐसे न्याय की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, ना ही संविधान इजाज़त देता है। तो न्याय होगा कैसे? तो ये भी है, आर्थिक न्याय के लिए सरकारें जो भी गरीब वर्ग के हैं, जो गरीब समुदाय के हैं, सरकारें उनको आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर सब्सिडी देती रहती हैं, ऋण में छूट देती रहती हैं। उनको मकान बनाना है तो ब्याज में छूट देती हैं। दूसरा, ये संपन्न क्लास के लोग हैं, इनको भी आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। इन्हें बिजनेस करना है तो इन्हें क्या दिया जाएगा? इन्हें पैसे की सिक्योरिटी देने का काम भी सरकार करती है कि आप अगर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सरकार उसके स्तर पे प्रयास करती है, इन्हें भी आर्थिक न्याय मिले, इनका बिजनेस बढ़े, बिजनेस सुरक्षित रहे। कैसे इनको आर्थिक न्याय? अगर विश्व के स्तर पे किसी, मान लीजिए भारत देश के बिजनेसमैन का प्रोडक्ट अगर वहाँ की सरकार जानबूझकर रोक रही है, मानकों का उल्लंघन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वहाँ की सरकारें रोक रही हैं कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनका सामान ना बिकने पाए, तो आप देखते होंगे सरकारें एक्टिव हो जाती हैं, अर्थात इनको आर्थिक न्याय मिलता रहे इसलिए। दूसरा, ये जो गरीब वर्ग है इसको आर्थिक न्याय कैसे? ये गरीब है, ये कहीं पे काम करेगा तो सरकार इसका वेतन एक मिनिमम वेतन फिक्स कर सकती है कि कम से कम इतना मिलना चाहिए। फंड बोनस की व्यवस्था इसी संदर्भ में है। दूसरा संदर्भ,
आर्थिक न्याय के में आप ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए दवा कराने में, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाने में समर्थ नहीं है, तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? आयुष्मान भारत जैसी योजना भी है, और भी अन्य भी योजनाएं हैं जो भी सरकारें आती हैं समय समय पर इनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करती रहती हैं। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, वहाँ पर इनके लिए किसी प्रकार की कोई भी फीस लगती भी है तो बहुत कम, मिनिमम, मतलब नाम मात्र की, तो वहाँ पे ये अपना इलाज करा सकते हैं। तो इस संदर्भ में आर्थिक न्याय, इन्हें इलाज कराना है तो ये कहाँ जाएंगे? ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। सरकारी में ये भी जा सकते हैं, लेकिन ये इतने संपन्न हैं कि यहाँ क्यों जाएंगे? तो सरकारें इसीलिए सरकारी सुविधाएं जब शिक्षा के स्तर पे बढ़ा रही हैं और अस्पताल के स्तर पे, हॉस्पिटल के स्तर पे, दवा के स्तर पे जब सरकारें सुविधाएं देती रहती हैं और उसको बढ़ाती हैं, तो एक प्रयास होता है कि ये जो गरीब है इसको आर्थिक न्याय मिलता रहे। इतना ही नहीं, किसी को बिजनेस करना है, गरीब परिवार का है, तो वहाँ भी सरकारी योगदान देती हैं। शिक्षा के स्तर पे कोई गरीब बच्चा मान लीजिए पढ़ने में, कोई गरीब स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है। आगे ST SC वर्ग के बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका तक, विदेशों में भी जाते हैं, तो वही आर्थिक न्याय की व्यवस्था के थ्रू जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक न्याय मिले। और वहाँ पे एक सामाजिक न्याय का भी कुछ एंगल शामिल होता है। और आर्थिक न्याय कैसे? मान लीजिए महिलाओं को आर्थिक न्याय कैसे मिले? वुमेन्स को आर्थिक न्याय के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि पहले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा में, और इसके विषय में अंबेडकर बहुत सशक्त थे कि महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए, और बाद में मिला भी। तो आर्थिक संपत्ति में महिलाओं का भी पुरुषों के बराबर हिस्सा हो, अर्थात एक पिता के एक बेटा और एक बेटी है, या एक पिता के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो उस संपत्ति में जितना अधिकार बेटे का होगा उतना ही अधिकार बेटियों का भी होगा। तो इससे आर्थिक न्याय सुनिश्चित हुआ। और इस आर्थिक न्याय में सामाजिक न्याय भी है, ध्यान रखिएगा, इस आर्थिक न्याय में सामाजिक न्याय है, क्योंकि जब बेटी को भी संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है तो समाज में उसे भी बेटों के बराबर देखा जाने लगता है। तो हमें इन बातों को समझना है। इन सब पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे जितने क्वेश्चन आए हैं हम जब सॉल्व करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम देंगे हमें, तो ये समझना है। अब इसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अंबेडकर के बारे में आप जानते होंगे। अंबेडकर और गांधी जी में एक बार विवाद का बिंदु आ गया था। अंबेडकर भी पृथक निर्वाचन जैसी चीजों के समर्थन में आ गए थे। वो दलितों के लिए, आप ये समझिए, उनका कहना ये था कि दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है और कहीं आज़ादी के बाद ये और ना बढ़ जाए। तो इसी बात को लेकर उनके हितों के संदर्भ में वो अंग्रेज़ों से मिल गए। और वही जैसे मुस्लिम लीग ने एक नया पाकिस्तान का आधार रख दिया, कुछ ऐसा ही होने वाला था जब अंबेडकर अंग्रेज़ों के साथ मिले, और इस उद्देश्य से कि उनको एक अलग निर्वाचन का अधिकार मिले। मतलब बात ये थी कि यदि कोई दलित है तो उसको SC ST क्लास का है तो उसको कौन वोट देगा? केवल ST SC क्लास के लोग वोट देंगे, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ST SC क्लास के लोगों से बना हुआ व्यक्ति है, विधायक बना है, MP बना है, सांसद बना है, तो केवल ST SC क्लास के लोगों के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होगा। पृथक निर्वाचन सिस्टम यही है। लेकिन इससे क्या था? इससे एक पाकिस्तान नहीं, इससे हजारों पाकिस्तान बन जाते, और काफ़ी।
गांधी ने इस बात को समझा और गांधी जी ने अनशन किया और बाद में अंबेडकर के पार्टी के लोग ही, उन्हीं के समुदाय के लोगों ने ही अंबेडकर पे दबाव डाला और फिर अंबेडकर और गांधी में बातचीत हुई। गांधी ने अंबेडकर से कहा कि अंबेडकर, आप जितना मांग रहे हो हम आपको उससे ज़्यादा देंगे, लेकिन तरीका ये नहीं होगा। और दिए भी। आप देखते होंगे स्टेट लेवल पर चुनाव होता हो, राज्य के स्तर पे या केंद्र के स्तर पे जो भी चुनाव होते हैं, वहाँ पे चाहे MP हो या MLA हो, सांसद हो या विधायक हो, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ की सीटें रिजर्व होती हैं कि इस सीट पर केवल SC कैंडिडेट या ST कैंडिडेट ही होगा। आप देखते हैं। लेकिन यहाँ अब ये जो चुना जाएगा ये सभी लोगों के द्वारा चुना जाएगा, चाहे जनरल हो, OBC हो या कोई भी हो। इससे क्या होगा, ये व्यक्ति सभी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। पहली चीज़ तो ये पूरी हुई और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आरक्षण मिल गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे जो पार्टी आए, अगर यहाँ कोई कैंडिडेट है तो SC या ST क्लास का, जैसा जहाँ पे आरक्षण का सिस्टम है होगा। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने दोनों काम किया, एक राजनीतिक न्याय भी दिया और लोकतांत्रिक शुचिता और देश की अखंडता भी बनी रही, सामाजिक सौहार्द भी बना रहा क्योंकि सभी समाजों के लोग इसे अपना सांसद या इसे अपना विधायक चुन रहे हैं और समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में भी आ रहा है। अब दूसरी बार दूसरी पार्टी का कोई SC या ST कैंडिडेट यहाँ से खड़ा ही होगा क्योंकि और कोई आ नहीं सकता, आरक्षण है। तो जो हार गया और जो पहले बना है अब वो इतना सशक्त हो गया कि जनरल के मुकाबले इलेक्शन लड़ सकता है। तो गांधी और अंबेडकर में जो बात हुई थी, आज वो बातें घटित होती दिख रही हैं, चाहे वो यूपी में मायावती हो या अन्य जगहों पर हो। तो ये राजनीतिक न्याय का एक काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल भारत में दिखाई दिया और ये एग्जाम्पल दिखाई ही नहीं दिया बल्कि ज़मीन पर घटित हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। और महिलाओं के लिए राजनीतिक न्याय क्या हो, राजनीतिक न्याय के संदर्भ में महिला एक क्लास है और महिलाओं की स्थिति जनरली 99% ये पिछड़ी हुई थी। ये महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में कैसे बराबरी करें, क्योंकि पॉलिसियां यहाँ पर बनती हैं। जब तक पॉलिसियों में किसी की भागीदारी नहीं होती तब तक वहाँ पे उपेक्षा होने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। हमें ये देखना होगा महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने के लिए आप पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे आप देखते होंगे जो चुनाव होते हैं, किसी स्टेट में तो 50% और कहीं कहीं पर 30% एक ऐसे है एवरेज में, वहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। तो अब मान लीजिए 100 सीट में से 50 सीट पे अगर चुनाव कोई भी लड़ेगा तो ये महिला होगी। ये किस समुदाय की होगी, कहाँ की होगी, वो अलग मैटर है, लेकिन होगी महिला होगी पहली चीज़। तो इसके थ्रू जब यहाँ महिलाएं आएंगी राजनीति में तो इन्हीं को देख के दूसरी महिलाएं भी सशक्त होंगी, समाज में अब इनकी स्थिति बराबर होगी। एक बार आरक्षण के स्तर पे ये चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी बार ये बिना आरक्षण के भी चुनाव लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। मान लीजिए दूसरी बार महिला सीट ना आई, फिर भी एक बार ये इतना सशक्त हो चुके हैं समाज के स्तर पे, इनको एक इतनी जानकारी हो चुकी है राजनीति के स्तर पे कि अब दोबारा इलेक्शन खुद के स्तर पे जनरल सीट पे, महिला सीट नहीं है, वहाँ भी लड़ने के लिए ये सक्षम हो गई हैं और ऐसा दिखाई भी देता है। आरक्षण का लाभ एक बार मिला लेकिन अगली बार ये इतना सक्षम हो गई कि बिना आरक्षण के भी अब आगे बढ़ सकती हैं। ये प्रयास समानता है और ये प्रयास दिख भी रहा है। पंचायत स्तर पे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं कि अब होता ये है कि प्रधान महिला है, मान लीजिए किसी की पत्नी ग्राम प्रधान है और पति उसका एक काम संभालता है कि वो अपनी पत्नी को लेकर जहाँ भी जिस मीटिंग में जाना होता है जाता है और उसकी पत्नी एक स्वाभिमान के साथ चीज़ों को देखती है, निर्णय लेती है, अपने स्तर पर इंटरफेयर करती है। वही पत्नी जो कभी पति का एक वर्ड भी ये नहीं कह सकती थी कि नहीं ये नहीं होगा, अब
वो सारी बातें करती है, जो चीज़ मना करना होता है मना करती है। और यहाँ तक हो जाता है कभी कभी महिलाएं विरोध में भी आ जाती हैं अच्छे कार्यों के लिए। और एक काफ़ी अच्छी बात है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। अब उन्हें अपना अधिकार दिख ही नहीं रहा, वो अपना अधिकार लेने के लिए सशक्त हो गई हैं और ले रही हैं। ये बहुत बेहतर बात है। तो यदि पंचायत के स्तर पे महिलाएं सशक्त हो रही हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के स्तर पर भी सशक्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और ये संभावना दिखती भी है और ज़मीन पर ये चीज़ें उतर भी रही हैं किसी न किसी रूप में। तो राजनीतिक न्याय इस संदर्भ में हमें दिखता है। राजनीतिक न्याय की एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। ये भी चल रहा है कि महिलाओं को संसद के स्तर पर भी आरक्षण दिया जाए। आप कुछ समय पहले देखे होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर भी ये बात आई और भाजपा की सरकार में भी कुछ लोगों ने मांग किया। कभी कभी ये भी हुआ कि पार्टियाँ भी कम से कम कुछ सीटें रिजर्व करें केवल महिलाओं के लिए। उसमें कौन क्लास होगा, क्या क्लास नहीं होगा, वो उनकी अलग है, लेकिन कम से कम महिलाओं के लिए 10%, 20%, 30%, 40% जो भी हो सके रिजर्व करें तो और अच्छा हो। क्योंकि इससे केंद्रीय स्तर पे, संसद के स्तर पे, जो उच्च स्तर पे नीतियों का निर्धारण होता है, जब वहाँ पे आरक्षण के स्तर पे महिलाएं पहुँचेंगी तो एक बार बहुत बड़ा एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसी एक संभावना है, इस पे चर्चा चल रही है। लेकिन फिर भी राजनीतिक न्याय की दिशा में प्रियम्बल के स्तर पे जैसी बात की गई थी वो चीज़ें जमीन पर दृष्टिगत होते हुए दिख रही हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे, ये हमने न्याय देखा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बारे में, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है। तो अब हम देखेंगे उसके समस्त नागरिकों को। अभी तक हमने न्याय देखा, न्याय 3 प्रकार के। अब हम देख रहे हैं स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रियम्बल में की गई है। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता, मतलब हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं हम उसे अव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, मतलब हम विश्वास कर सकते हैं किसी पर। और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये तो मूल अधिकार है। इनकी चर्चा भी मूल अधिकारों में की गई है, इसकी चर्चा भी मूल अधिकारों में की गई है। हमें समझना है कि विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता, अर्थात विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता में क्या क्या आते हैं। मान लीजिए कोई बुक है, आप लिखना चाहते हैं, लेखक का विचार, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पे इसीलिए सेंसरशिप नहीं लग सकता क्योंकि विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता पर चोट होगा। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता में लोग अपनी नई नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं कि हमारा विचार ऐसा है, हम लोगों के बीच में जाएंगे, ऐसा काम करेंगे, वो भी एक प्रकार का विचार है। आप आंदोलन निकालते हैं, वो भी विचार और अव्यक्त की स्वतंत्रता में आता है। आप अपने आर्टिकल लिखते हैं, वो भी विचार और अव्यक्त की स्वतंत्रता में आता है। कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है या उसके बारे में वो कुछ कहना चाहता है, वो भी विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता में आता है। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता ये बहुत व्यापक शब्द है। एक वैज्ञानिक अपना किसी भी प्रकार का नया आविष्कार करता है, वो भी विचार और अव्यक्त की स्वतंत्रता में आता है। आप किसी वर्ग के हित के बारे में बात करना चाहते हैं, उसे न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, वो भी आपका विचार और अव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। फैशन के स्तर पे आप कोई नए डिजाइन का कपड़ा पहन रहे हैं, वो भी विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। तो विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता एक बहुत व्यापक शब्द है और इसमें बहुत बड़ी व्यापकता है। तो जो टीवी हुआ, न्यूज़पेपर हुआ,
ये सारी चीज़ें विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता ऐसी ना हो जो देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता ऐसी ना हो जो किसी वर्ग को शोषित करने के लिए उकसाए या उसके शोषण का आधार बने। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी वर्ग को नुकसान पहुंचे। ये हमें ध्यान रखना होगा। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता प्रगतिशील विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आपके विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता से आपका हित हो, अच्छा बात है, समाज का हित हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके हित की वजह से समाज का एक व्यापक हित बाधित हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। विश्वास, आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है, जिसे बिलीव कहते हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जिस भी धर्म को मानना चाहें आप मान सकते हैं, ना मानना चाहें नहीं मान सकते। देखो, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में ये निहित है कि हम किसी चीज को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। हम धर्म का परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसमें है। धर्म का आप किसी धर्म के अंतर्गत सहज नहीं है तो दूसरे धर्म के अंतर्गत जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो लालच, लोभ जैसी चीजें ना हो, ये हिडन है। और धर्म की स्वतंत्रता से क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा तो यही है, कोई व्यक्ति जिस धर्म में है उसे दूसरे धर्म में जाने का अधिकार है। कोई किसी दूसरे धर्म में है तो वो अलग किसी धर्म में जा सकता है। इससे ये होता है, धर्म के स्तर पर भी एक कंपटीशन की भावना आएगी। सभी लोग ये सोचेंगे कि हमारा धर्म प्रगतिशील बने, क्योंकि जो भी धर्म जितना प्रगतिशील होगा लोग उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। इतना ही नहीं, आपको ये भी समझना पड़ेगा, विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता में प्रचार भी आता है। कोई अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है कि हमारा धर्म इतना अच्छा है। बिल्कुल करना भी चाहिए, लोग कर भी रहे हैं। इसीलिए धर्म के स्तर पे आप देखते होंगे हर धर्म के अलग अलग प्रचारक वो अपने धर्मों का प्रचार करते हैं, अपने लोगों का प्रचार करते हैं। तो वो इसी के अंतर्गत आता है विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता में इतना ही बहुत व्यापक है। लेकिन अगर आप इतना समझ लिए तो आप ये जानिए, और इसमें एक बात और आपको बताऊं, ये विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता में गवर्नमेंट जब कोई काम करती है तो वो गवर्नमेंट का अपना विचार है। मान लीजिए गवर्नमेंट कृषि के स्तर पे कोई संशोधन लाना चाह रही है, लाई है, अमेंडमेंट 3 कानून लेकर आई है, वो सरकार का अपना विचार है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है उन विचारों का कोई विरोध कर नहीं सकता। अगर किसी को अहित हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो अपना भी विचार व्यक्त कर सकता है। तो ये विचार बहुत व्यापक शब्द है। विचार की स्वतंत्रता से लाभ क्या होता है? लोकतंत्र में एक भी व्यक्ति का विचार अगर बेहतर है और वो विचार खुल के सामने आता है तो उसका लाभ ना केवल किसी देश और समाज को होता है, बल्कि उसका लाभ पूरे विश्व को भी होने की संभावना होती है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, मान लीजिए थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो भी एक विचार था। अगर ये विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता अमेरिका में ना होती और तो फिर क्या सबके सामने ये रोशनी आ पाती? ये लाइट जो आप देख रहे होंगे, ये लाइट की चमक है, तो क्या हम इसके सामने हो पाते? नहीं हो पाते। तो विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इसकी जितनी व्यापकता होगी और सरकारें और जनता मिलकर इस स्वतंत्रता को जितना बढ़ाएंगी, वहाँ का विकास, वहाँ की सामाजिक शुचिता, निष्ठा, एकता, भाईचारा उतना ही बना रहता है। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग ये आक्षेप करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कहा, उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कहा, उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कहा। कभी धर्म के स्तर पर भी ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें आती रहती हैं, चाहे वो फ्रांस की बात हो
या और भी कहें कि, तो हमें ये समझना पड़ेगा विचार अव्यक्त, कोई व्यक्ति विचार की अव्यक्ति कर रहा है और जिस चीज पर अव्यक्ति कर रहा है उसकी एक सीमा रेखा धर्म के लोगों के को भी, समाज के लोगों को भी निर्धारित करनी होगी, जिससे विचार अव्यक्त करने वाले लोगों के विचार अव्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या किसी भी प्रकार का डर का माहौल ना बने। क्योंकि जब ऐसा डर का माहौल बनता है तो कभी कभी किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला देश या समाज को बहुत बड़ा लाभ जो होने वाला है, उससे पूरा समाज, देश और यहाँ तक कि पूरा विश्व वंचित होने की स्थिति में आ जाता है। विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता में ये भी आता है, कुछ इकोनॉमी खुली होती है, कुछ इकोनॉमी बंद होती है, वो भी उस देश की विचार और स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही व्यापक शब्द है और जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको डील करना होगा। और क्वेश्चन आए भी हैं, जब हम डील करेंगे तो ये हम देखेंगे। इसके आगे हमें अन्य चीज़ें देखनी हैं इसी प्रियम्बल में। हाँ, तो अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि प्रस्तावना में जो आगे हमें देखना है, इसी में समता के बारे में, मतलब इक्वलिटी, इसी को आप समानता बोल सकते हैं। कैसे? संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी लोग थे, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनकी सोच उस सोच को दर्शाती है जिस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया, आज़ादी की बात की, और उसी में एक सोच यहाँ पे दिखती है। और इन सभी सोचों के बारे में संविधान में क्रम से बताया गया है। तो प्रियम्बल को इसीलिए कहा जाता है दिस इज द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स प्रियम्बल इज द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मिरर, दर्पण, ये ऐसा दर्पण है कि संविधान में क्या होगा, सारी की सारी चीजें आप संविधान के शुरुआती दौर में देख सकते हैं। इसीलिए आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और संविधान का संशोधन करते समय हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे संविधान को बनाने वाले जो भी लोग थे, उनकी सोच पर किसी भी प्रकार का आघात ना हो, चोट ना पहुंचे। शुरू में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया था, बहुत केसेज आए थे, वो जब केस आएंगे तो हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, किस सिचुएशन में क्या क्या निर्णय आया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आइए हम आज देखेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत ही इक्वलिटी, समता दिया गया है कि समता, इसमें दो चीजें हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इक्वलिटी किसके लिए? स्टेटस, इक्वलिटी फॉर स्टेटस एंड इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के लिए, अवसर के लिए इक्वलिटी, स्टेटस के लिए इक्वलिटी, प्रतिष्ठा के लिए समता, अवसर के लिए समता। इसका मतलब पहले चीज तो हम अवसर देखेंगे, फिर प्रतिष्ठा देखेंगे। देखो, दो चीज हमें समझना पड़ेगा। क्या अवसर मिलने पर हमें बराबर प्रतिष्ठा मिलती है? पहली चीज तो ये, अवसर मिल गया आप प्रधानमंत्री बन गए, अवसर मिल गया आप राष्ट्रपति बन गए, अवसर मिल गया आप आईएएस बन गए, अवसर मिल गया आप पीसीएस बन गए, लेकिन क्या उस पद पर पहुंचने के बाद आपको वैसा ही स्टेटस, वैसी ही प्रतिष्ठा मिल रही है जैसा कि सामान्य लोगों के वहां पर पहुंचने पर मिलती है? आप ऐसा मान लें कि अगर एक, मान लीजिए कि कांग्रेस के स्तर पे ऐसे, मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले कोई और दूसरा प्रधानमंत्री बना था, उसके पहले कोई और प्रधानमंत्री बना था, तो प्रधानमंत्री के पद पर आने वाले सभी लोगों को क्या समान रूप से प्रतिष्ठा मिल पा रही है? उनका स्टेटस समान है कि नहीं है? ये चीज, अवसर की समानता और अवसर मिलने पर प्रतिष्ठा की समानता,
एक एग्जाम्पल और आप ध्यान से समझें। मान लीजिए मैं गांव के स्तर पे छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ग्राम प्रधान के स्तर पे। मान लीजिए कोई जनरल क्लास का व्यक्ति पुरुष है, वो ग्राम प्रधान बनता है यहाँ पे जनरल क्लास का, और दूसरा एक SC या ST या OBC इस क्लास का व्यक्ति प्रधान बनता है। अवसर तो सबको मिले, अवसर मिला प्रधान बने, लेकिन अवसर मिलने के बाद क्या वो प्रतिष्ठा मिल पा रही है कि नहीं? कहने का मतलब संविधान को बनाने वाले लोगों ने प्रियम्बल में इस बात की इच्छा व्यक्त की कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जहां पर अवसर की ही समानता नहीं होगी, बल्कि अवसर मिलने के बाद उस अवसर से जो प्रतिष्ठा मिलती है उस प्रतिष्ठा में भी समानता दिखेगी। यह एक बहुत ही बेहतर और एक बहुत ही दूरगामी सोच थी जो संविधान के माध्यम से आज दिख भी रही है। चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हों, जिस भी क्लास के हों, उनका सम्मान, उनका आदर दूसरे देशों में, हमारे देश में उसी प्रकार से देखा जाता है, उसी प्रकार से किया जाता है जैसा कि किसी भी क्लास का व्यक्ति आए, चाहे वो जनरल का हो, ST का हो, SC का हो। यदि राष्ट्रपति है तो वो मेरे लिए राष्ट्रपति होता है, ना कि किसी क्लास का। वो प्रधानमंत्री है तो मेरे लिए प्रधानमंत्री होता है। वो जाति, धर्म, भेदभाव इन सभी से आगे बढ़कर वो मेरे लिए प्रधानमंत्री होता है, और उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही होती है जैसे किसी अन्य क्लास के व्यक्तियों की होती है। अर्थात प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं दिखता है। अब यहाँ पे देखना है कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी इन दोनों के द्वारा हमारा संविधान कैसा बना। इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। DPSP, मूल अधिकार, उन सबको जोड़ के और इसको साथ लेके क्वेश्चन बनता भी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। महिलाओं के स्तर पे महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उनको वैसी प्रतिष्ठा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तो महिलाओं के स्तर पर भी उनकी एक कल्पना थी, उनकी ये सोच थी कि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उनको भी वैसी ही प्रतिष्ठा मिले जैसे किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को वहाँ पर पहुँचने के बाद मिलती है। अर्थात अवसर मिले, वो किसी पद पे पहुँचे तो उस पद का जो स्टेटस है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो अधिकार है, उन अधिकारों का उपयोग वो उसी प्रकार से कर सकें जिस प्रकार से कोई सामान्य व्यक्ति करता है या सामान्य व्यक्ति उस पद पर आने के बाद करता है। यहाँ पे कुछ हमें सोचना भी होगा, कुछ विचार के बिंदु भी आते हैं, और समय समय पर एक कारण भी यहाँ पे दिखता है। ये विचार का बिंदु इसलिए बन जाता है, जैसे आप सुनते होंगे कि सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेज में महिलाओं को कभी कभी उतनी बराबरी नहीं मिल पाई जितना कि पुरुषों को मिली हुई है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ये विवाद आया था और सरकार ने वहाँ पे महिलाओं को कुछ छूट दी थी, उन्हें आगे बढ़ाने की बात की थी। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन भी होते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न चिन्ह तो लगता है। यदि महिलाओं की बराबरी पुरुषों के बराबर ना हो पाए, या किसी वर्ग के समान पोस्ट पर पहुंचने के बाद एक विभेद की संभावना दिखे, अर्थात अंतर की संभावना, अर्थात एक ये संभावना दिखे कि व्यवहार में अंतर हो, प्रतिष्ठा में अंतर हो। ये चीज़ें इतनी सामान्य नहीं हैं, लेकिन आर्टिकल्स के माध्यम से, कानूनी प्रावधानों के माध्यम से काफ़ी हद तक ये अब दिखाई देने लगा है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसे अवसर मिलता है तो उस अवसर के अकॉर्डिंग उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है। आगे हम इसी पर और देखेंगे। एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि
आप हैं, आपके अंदर योग्यता है तो आप IAS, IPS, अन्य कोई भी सर्विसेज आप कर सकते हैं। ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए। पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। आपके अंदर योग्यता है तो आप गरीब होते हुए भी योग्यता के साथ प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, अपने क्षेत्र के सांसद बन सकते हैं। कहने का मतलब अवसर सबके लिए है। यही अवसर जो सबके लिए है, यही भारत की सोच को दर्शाता है कि वो एक ऐसा भारत बनाना चाह रहे थे कि जिसमें सारे अवसर सभी व्यक्ति को मिलें, अवसर सभी व्यक्तियों के लिए खुले हों, दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हों, जो चलना जानते हैं सभी को उनका मार्ग मिल सके। और यह एक सुचितापूर्ण कार्य था और यह एक दूरगामी सोच थी। हमें देखना है बंधुता बढ़ाने के लिए फ्रैटर्निटी कैसी होगी। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा होगा जिसमें कि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। इस व्यक्ति की डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की आज हम बात करेंगे कि फ्रैटर्निटी, जैसे आप कभी कभी खाप पंचायतों के स्तर पे देखते होंगे, क्या वहाँ पे जो एक बंधुता दिखती है, जो एक भाईचारा दिखती है, कभी कभी वो भाईचारा व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ होता है। ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि उससे किसी व्यक्ति की डिग्निटी, किसी व्यक्ति की गरिमा पर एक प्रकार से चोट पहुंचती है। यह कई संदर्भों में हो सकता है, अर्थात इन पर एक प्रकार से सोचना होगा कि यह कहाँ तक उचित है। अर्थात हमारे संविधान सभा में भाग लेने वाले लोगों ने प्रियम्बल के माध्यम से बता दिया कि बंधुता आप भाईचारा रखिए, बंधुता अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो बंधुता, वो भाईचारा, वो एकता जब कभी लोगों की गरिमा पर चोट करेगा, वो बंधुता, वो भाईचारा जब कभी लोगों के सम्मान पे चोट करेगा, ऐसी बंधुता के लिए, ऐसी एकता के लिए भारत जैसे देश में कोई भी जगह नहीं होगी। अर्थात उस पे सरकारों को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। ये संविधान के माध्यम से, अर्थात प्रियम्बल में उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बताने का प्रयास किया है। कभी कभी आप देखते होंगे कि मुंबई के स्तर पे, महाराष्ट्र के स्तर पे, वहाँ पे एक जो एकता दिखती है, जो यूपी, बिहार इस साइड से लोग जाते हैं, वहाँ पे उनके प्रति जो व्यवहार किया जाता है कभी कभी नकारात्मक स्वरूप में, ऐसी बंधुता की बात हमारे संविधान में नहीं की गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जाति के आधार पे एक समूह बनाना, और वह जाति के आधार पे समूह किसी के प्रति अच्छा बुरा देखे बिना यदि जाति के आधार पे कोई निर्णय ले रहा है और उससे किसी व्यक्ति की गरिमा पर ठेस पहुंच रहा है, तो ऐसी बंधुता के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे बंधुता कभी कभी गांव में भी चलती है। एक तरफ ST/SC क्लास है, दूसरी तरफ दूसरा क्लास है, या कई वर्ग हैं, तो बंधुता ऐसी दिखती है कि बिना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हम किसी एक पक्ष की तरफ काम करने लगते हैं। तो ऐसी बंधुता के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। संविधान के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि ऐसी एकता, ऐसी बंधुता जिससे व्यक्ति की गरिमा पर चोट पहुंचे, उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। होनी कैसी चाहिए? फ्रैटर्निटी, बंधुता ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्र के लोगों की गरिमा,
उनका सम्मान बना रहे। राष्ट्र में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों के, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, लड़की हो या लड़का हो, सबकी अपनी गरिमा बनी रहे, ऐसी एकता, ऐसी भाईचारा के बारे में ही प्रियम्बल के माध्यम से संविधान सभा में भाग लेने वाले लोगों ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। आगे, राष्ट्र की एकता, ऐसी बंधुता जो राष्ट्र की एकता पर खतरा दिखाए, तो ऐसी फ्रेटर्निटी के लिए प्रियम्बल के माध्यम से भारत के संविधान में और भारत जैसे देश में कोई भी जगह नहीं है। अर्थात आप अगर कुछ लोग मिलकर, किसी स्टेट के कुछ लोग मिलकर अगर किसी नए देश की मांग करने लगे तो ठीक है, आप में एकता है, लेकिन ऐसी एकता के लिए, ऐसी भाईचारा के लिए, ऐसी बंधुता के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पर ऐसे समूह के प्रति, ऐसी एकता के प्रति सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और संविधान में इसके बारे में पूरी तरीके से बता दिया गया है। कभी कभी आप कुछ लोगों को देखते होंगे, कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, कश्मीर की मांग करते हैं, अलग देश बनाओ। तो ऐसी बंधुता के लिए, ऐसी एकता के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। अर्थात जो देश के ऊपर, जो राष्ट्र की एकता के ऊपर खतरा उत्पन्न करे, ऐसी मांग, ऐसी सोच जो राष्ट्र की एकता के ऊपर खतरा उत्पन्न करे, ऐसा विचार और ऐसे कार्य जो राष्ट्र की एकता के ऊपर खतरा उत्पन्न करे, तो उसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। वहाँ पर सरकारों को ये अधिकार है कि वो वहाँ पे सख्त से सख्त डिसीजन लें, कदम उठाएं और देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर प्रयास करें। इसके बाद है एक वर्ड है, आपको समझना है, एकता और अखंडता। ये जो अखंडता शब्द है, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 चीजें जोड़ी गई थी। ये जब हम आगे पढ़ लेंगे तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना है एकता और अखंडता, इन दोनों में एक अंतर है। अखंडता वर्ड जो यूज किया जाता है, ये जमीन के मामले में यूज किया जाता है, भूमि के मामले में यूज किया जाता है। मतलब अखंड भारत, कि उसके टुकड़े ना होने पाए, वो टूटने न पाए, हमारी जमीन किसी और देश में जाने ना पाए, तो अखंड भारत। लेकिन एकता ये व्यक्तियों के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो एकता व्यक्ति से संदर्भित होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है, जबकि अखंडता या भूभाग से संबंधित एक संकल्पना है, भूभाग से संबंधित एक विचार है। इन दोनों में अंतर आपको समझ के रखना है, क्योंकि जब कभी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो ये हमें बातें समझनी पड़ेगी। अंबेडकर ने ये बातें फ्रेटर्निटी के बारे में कही भी थी कि भारत में ऐसी बंधुता के लिए कोई जगह नहीं होगी जिस बंधुता के द्वारा राष्ट्र में रहने वाले लोगों की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगे, उनकी गरिमा पर किसी प्रकार की चोट पहुँचे, राष्ट्र की एकता के ऊपर खतरा उत्पन्न हो या फिर देश की अखंडता के खिलाफ हो। ऐसी बंधुता के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं होगी। प्रियम्बल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया। तो संविधान के अंदर चाहे वो प्रोविजन दिए गए हो आपके, जिसे आप कहते हैं कि आपातकाल, इमरजेंसी ये जो दिया गया उस समय इसीलिए दिया गया था कि हमारा देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अभी हम आज़ाद हुए थे, तो केंद्र सरकार को केंद्रीय स्तर पे ताकत देने की ज़रूरत थी कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए राष्ट्र की एकता और अखंडता के ऊपर, तो सरकारें अपनी इस पावर का यूज कर सकें। इसीलिए आपातकाल जैसी स्थितियां भी, जब कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई तो आपातकाल को लागू किया गया। हाँ, इनका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन
ये जो प्रोविजन बनाए गए हैं इसीलिए बनाए गए हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र में जो सरकार है वो डिसीजन ले सके, उसी ये अधिकार दिया गया है।